हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास जिम्नोस्पर्म प्लांट की ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट क्लास की है कि किस प्रकार से जिम्नोस्पर्म प्लांट अपने पृथ्वी पर आए थे और उनका किस प्रकार से विकास हुआ, अर्थात उनका अपन उत्विकास देखते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस देखते हैं। तो किस प्रकार से जिम्नोस्पर्म प्लांट आए थे, तो हमने पिछली क्लास में जिम्नोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर्स, उनका क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम उनका ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म पादपों का विकास पढ़ेंगे। और किस प्रकार का विकास पढ़ेंगे हम? उद्विकासीय विकास, उद्विकासीय विकास, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट या ग्रोथ। क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट थे, हमने उनके कैरेक्टर्स में देखा था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट एक तरफ तो टेरिडोफाइट से प्लांट से भी विकसित हो रहे थे और एक तरफ हम देख भी रहे थे कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में अपना वेस्कुलस बंडल्स, अपना जड़, तना, पत्ती आदि विकसित हो रहे थे। उसमें जननांगों का भी विकास हो रहा था। तो इस प्रकार से यह लक्षण जो थे वो अपने एंजियोस्पर्म प्लांट या आवृतबीजी पादपों से वह मेल खा रहे थे। तो हम क्या नाम देते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट टेरिडोफाइट से प्लांट से भी विकसित हुए हैं और एक तरफ ये हायर जो उच्चतम जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो एक तरफ एंजियोस्पर्म प्लांट से भी अपने उसको शो कर रहे हैं विकास को। तो क्या होता है, जब विकास जब होता है तो उसकी अवस्था में क्या होता है, एक तो होता है अपना प्रगत प्रोग्रेसिव विकास। कौन सा विकास? प्रोग्रेसिव विकास में क्या होता है, अपना प्रकट होता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता रहता है यह विकास, प्रोग्रेसिव। तो इस विकास में क्या होता है कि आने वाले पादपों से हम पिछले पादपों की तुलना करते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव विकास हो गया। एक विकास होता है अपना रेट्रोग्रेसिव। कौन सा? रेट्रोग्रेसिव, जिसको हम पीछे वाला विकास कहते हैं कि ये जो विकास होगा वो पीछे वाला होगा। और इस विकास को दूसरा नाम हम क्या देंगे? अधोगामी विकास। कौन सा नाम देंगे? अधोगामी विकास, जिसमें हम पिछले या प्रीमिटिव, प्राचीनतम या आद्य पादपों की हम बात करते हैं और देखते हैं कि आद्य पादपों से किस प्रकार से नए पादपों का अपना निर्माण हुआ था। तो अपन प्रोग्रेसिव विकास में जिम्नोस्पर्म के लिए देखें तो जिम्नोस्पर्म का विकास एंजियोस्पर्म विकास से भी कुछ मेल खाता है, अर्थात कुछ लक्षण एंजियोस्पर्म से भी मिलते हैं। और उसके अपन रेट्रोग्रेसिव या अधोगामी विकास में जाएं तो जिम्नोस्पर्म प्लांट कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट से भी अपना विकास भी दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि टेरिडोफाइट्स के कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि अपने जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। तो अपन ने देखा कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के क्लासिफिकेशन में कि साइकास जो अपना टेरिडोफाइट्स के प्लांट से भी कुछ बहुत सारे गुणों को रखता था। उसमें जो चल परमाणु थे अपने एंथेरोजॉइड्स, वो कैसे थे अपने चल परमाणु? उसमें कशाविकाएँ पाई जाती हैं, कशाविकाओं से भी वह चल परमाणु होते हैं और उनका आकार था वो बहुत बड़ा था, 300 माइक्रोन आकार उनमें पाया जाता था, जो अपन ने बात की थी। अब वो जो बात के अपने कॉनिरोफाइट्स और नीटेल्स के जो पादप आए थे उनमें अपना चल परमाणु क्या था? अनुपस्थित था। तो उनमें जो अपना नर युग्मक था वो
अचल था, अर्थात वो किसी भी प्रकार की गति या मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें कशाविकाएँ एब्सेंट या अनुपस्थित थी। तो चल परमाणुओं की स्थिति, ये टेरिडोफाइट्स का एक एग्जाम्पल मिलता है इसमें उदाहरण, और अनुपस्थिति, चल परमाणुओं की अनुपस्थिति अर्थात नर युग्मकों में कशाविकाएँ नहीं पाए जाना, ये अपनी एंजियोस्पर्म पादपों से मेल खाती हैं। तो अपन यह बता सकते हैं कि उद्विकासीय विकास में जिम्नोस्पर्म प्लांट अपने टेरिडोफाइट्स प्लांट से भी उत्पन्न हुए हैं और कुछ पादप अपने एंजियोस्पर्म प्लांट से भी मेल खाते हैं। अब अपन इनके विकास के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इनमें एक तो क्या हुआ कि संवहन तंत्र जिसे हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं, उनका विकास हुआ था। वैस्कुलर बंडल के बाद में इसमें पर्णों का भी, पर्ण लीफ जिसे हम बोल रहे हैं, पर्णों का भी विकास हुआ। सबसे पहले तो इसमें आया संवहन तंत्र का विकास, नंबर सेकंड पे आया अपना पर्णों का विकास, यानी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ पर्णों का, और नंबर थर्ड पर हम देखते हैं जननांगों का विकास, कि कैसे जननांग इसमें विकसित हुए जिम्नोस्पर्म प्लांट में। ये इसमें जननांग कहाँ से आए और किस प्रकार से आए थे। तो संवहन तंत्र की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि संवहन तंत्र क्या होता है, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, और जाइलम अपना पानी का संवहन तथा फ्लोएम अपना भोजन का संवहन करता है। तो संवहन तंत्र जो था वह जिम्नोस्पर्म प्लांट में पूर्ण रूपेण विकसित था। पूर्ण रूपेण विकसित संवहन तंत्र इनमें पाया गया था। अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। और संवहन तंत्र था, उसमें क्या था कि रंभ या स्टील की भी उपस्थिति थी। क्या थी? रंभ या स्टील की उपस्थिति थी। अपन संवहन तंत्र का विकास देखते हैं पहले नंबर पे। तो उसमें पूर्ण रूपेण विकसित था जिम्नोस्पर्म प्लांट में, उसमें रंभ या स्टील पूर्णतः अपना विकसित था। और स्टील की अगर अपन बात करें तो इसमें एक रंभीय, एकल रंभीय जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन मोनो स्टील। और एकल रंभीय के बाद में अपना बहुरंभीय स्थिति भी जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाई गई थी। कौन कौन सी स्थिति हो गई? रंभ, एकल रंभीय और बहुरंभीय, मतलब ऐसे जिम्नोस्पर्म प्लांट जिनमें एक ही रंभ पाया जाता है, एक ही स्टील पाई जाती है, तो उन्हें एकल रंभ मोनो स्टील, और जिनमें एक से ज़्यादा रंभ पाया जाता है उन्हें अपन पॉली स्टील या बहुरंभ कहते हैं। अब अपन वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल में क्या था कि जाइलम और फ्लोएम भी विकसित थे। जाइलम की स्थिति एग्जार्च पाई जाती है, इसमें कैसी पाई जाती है? एग्जार्च भी है। और कई पादों पर हम देखें तो इसमें एंडार्च स्थिति भी पाई जाती है। एंडार्च स्थिति भी इसमें पाई गई थी, एंडार्च। अब ये एग्जार्च पोजीशन क्या होती है? इसमें अपना प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर होता है, और जो मेटाजाइलम होगा अपना वह कहाँ होगा? अंदर की तरफ होता है। और एंडार्च में क्या होगा? इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। प्रोटोजाइलम अपना अंदर की तरफ, वह मेटाजाइलम अपना बाहर की ओर पाया जाएगा। तो एग्जार्च और एंडार्च स्थिति इसमें पाई गई। तथा इनकी अगर हम जड़ों की बात करें तो एकल काष्ठीय और बहुकाष्ठीय, इनमें मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक इनमें काष्ठ पाई गई थी। एकल काष्ठ इसमें पाई गई थी, अपना एकल काष्ठीय संरचना थी इसमें। एकल काष्ठ के बाद में बहुकाष्ठीय संरचना भी थी।
और एकल काष्ठ में हम देखें तो अपना एकल रंभ भी पाया जाता है। ठोस इसमें प्रोटो स्टील की भी उपस्थिति थी। क्या थी? ठोस प्रोटो स्टील। इसमें अपना जो रंभ का प्रकार होता है प्रोटो स्टील, ठोस प्रोटो स्टील इसमें पाई गई थी। जबकि अपन बहुकाष्ठ में देखें ठोस प्रोटो स्टील इसमें क्या थी? अनुपस्थित थी। तो इस प्रकार से वैस्कुलर मंडल अपना पूर्णतः इसमें होता है। और अगर अपन एकल काष्ठ में और भी देखें तो इसमें मज्जा किरणें, क्या मज्जा किरणें या मेडुलरी रेस और मज्जा भी इसमें पाया जाता है। मज्जा यानी कि पित्त भी इसमें पाया गया था। तो इस प्रकार से अपना क्या था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में एकल काष्ठ और द्वितीयक काष्ठ भी पाई गई थी। तो इस प्रकार से इसमें संवहन तंत्र का विकास हुआ था। संवहन तंत्र इसमें पूर्ण रूपेण था। रंभ इसमें विकसित था, उसमें एकल रंभ था, अपना बहुरंभ था और एग्जार्च एंडार्च पोजीशन थी। एकल काष्ठीय था, बहुकाष्ठीय था और अपना द्वितीयक काष्ठ भी इसको बोल सकते हैं। बहुकाष्ठ को अपन क्या बोल सकते हैं? द्वितीयक काष्ठ। तो इस प्रकार से अपना एकल काष्ठ में ठोस प्रोटो स्टील और मज्जा किरणें तथा मज्जा थी। तथा बाद में हम देखते हैं कि बहु या द्वितीयक काष्ठ में क्या था कि संवहन कार्य और प्राथमिक काष्ठ से ये विकसित हुए थे, स्थानांतरित हुए थे। और इसमें क्या था कि अनुपथ तंत्र, क्या? अनुपथ तंत्र, अनुपथ तंत्र में विकसित पाया जाता था। अनुपथ की इनमें उपस्थिति थी और प्राथमिक काष्ठ के साथ साथ में धीरे धीरे द्वितीयक काष्ठ का भी विकास होता गया था। तो इस प्रकार से अपना जिम्नोस्पर्म प्लांट में संवहन तंत्र का पूर्ण रूपेण विकास था। अब अपन इसके नेक्स्ट विकास, जिसको कि पर्ण विकास अपन ने दूसरा पॉइंट नाम दिया था। 3 पॉइंट थे अपने: संवहन तंत्र का विकास, दूसरा था अपना पर्ण विकास और तीसरा था अपना जननांगों का विकास। तो अपन ने ये संवहन तंत्र का अपन ने विकास पूर्ण देख लिया। इसमें अब अपन बात करते हैं पर्ण विकास की कि किस प्रकार से पर्ण अपन में विकसित होता है, पर्ण विकास इसमें किस प्रकार से था। तो अपन ने देखा कि इसके सामान्य लक्षणों में देखा कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या था कि जो पर्ण का विकास था तो इनमें 2 प्रकार की पर्ण पाई गई थी। कितने प्रकार की पर्ण पाई गई थी? अपनी 2 प्रकार की पर्ण, जिनमें कि एक थी अपनी लघु पर्ण और दूसरा था अपना गुरु पर्ण। इसको बोलते हैं अपन मेगास्पोरोफिल और इसको बोलते हैं मीजोस्पोरोफिल। तो अपना लघु पर्ण और गुरु पर्ण इसमें 2 थी। तो लघु पर्ण क्या थी? वो आकृति में, वह आकार में क्या थी? छोटी थी, छोटी संरचना वाली थी, इसलिए उनको लघु पर्ण नाम दिया गया था। और लघु पर्ण पर क्या थे? अपने लघु बीजाणुधानी भी उपस्थित थी, अपनी लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, जिससे कि क्या हो रहा था? अपना नर युग्मक का निर्माण हो रहा था। अब अपन गुरु पर्ण की बात करें तो गुरु पर्ण क्या होती हैं? यह आकार में, वह आकृति में क्या होती हैं? कुछ बड़ी दिखाई देती हैं, बड़ी होती हैं। और इन पर क्या होता है? लघु बीजाणुधानी की तरह ही इसमें गुरु बीजाणुधानी इसमें प्रेजेंट होते हैं और गुरु बीजाणुधानी से अपना मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब अपन अगर इनके विकास की बात करें तो लघु पर्ण में क्या था? अपना 1 या 2 शिराएं इसमें पाई गई थी। क्या था इसमें? 1 या 2 शिरा इसमें
पाई जाती थी। और इन लघु पर्णों में अपन शिराओं का अगर विन्यास देखते हैं तो इसमें शिराओं का समानांतर, कौन सा, समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समानांतर शिरा विन्यास इसमें पाया गया था। और गुरु पर्ण में क्या था कि शिराओं का जो विन्यास था वो था अपना शाखेत शिरा विन्यास, शाखेत शिरा विन्यास इसमें पाया गया था। तो इनके ये लघु पर्ण तथा गुरु पर्ण की बात आती है। अब अपन इसमें और भी देखें कि लघु पर्ण का निर्माण सबसे पहले किस में हुआ और गुरु पर्ण विकास किस में हुआ। तो विकास की दृष्टि से सबसे पहले जो अपना पुराने गण आते हैं साइकेडोफाइटा, जिसमें कि साइकेडेल्स गण होता है, जिसमें क्या आता है अपना साइकस। तो साइकस के प्लांट में या पादप में हमने क्या देखा कि गुरु पर्ण थी वो बहुत विकसित थी, गुरु पर्ण की उसमें उपस्थिति दिखाई दे रही थी, गुरु पर्ण उपस्थित था। और जो अपना लघु पर्ण था वह छोटी था, वह पूर्ण विकसित नहीं था। इसलिए हम विकास के रूप में कह सकते हैं कि जो गुरु पर्ण था वो लघु पर्ण से पहले आया था। अब अपन इस बात की पुष्टि और भी कैसे कर सकते हैं कि अपन कॉनिरोफाइटा, कौन सा, कॉनिरोफाइटा की बात करें तो कॉनिरोफाइटा में क्या था कि लघु बीजाणु पर्ण या लघु पर्ण थी, वो अपनी छोटी थी और इसमें गुरु बीजाणु पर्ण का पूर्ण रूपेण विकास नहीं था। लघु बीजाणु पर्ण इसमें पूर्ण विकसित और गुरु बीजाणु पर्ण इसमें क्या थी, विकसित नहीं। तो इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लघु पर्ण पहले नहीं आई और गुरु पर्ण का विकास पहले हुआ था, क्योंकि अपना जो साइकस था साइकेडोफाइटा वो पहले आया था और कॉनिरोफाइटा अपना बाद में आया था। तो इस प्रकार से गुरु पर्ण क्या थी, अपनी लघु पर्ण से आदिम प्रकार की या प्रिमिटिव प्रकार की होती हैं। तो आप जिम्नोस्पर्म प्लांट के विकास में, ओरिजिन में कभी देखना तो आपको साइकस के प्लांट लेना और कॉनिरोफाइटा के कोई भी प्लांट्स को आप लेना तो उसमें देखना कि गुरु पर्ण तो उसमें विकसित होती हैं, लघु पर्ण उसमें अविकसित या छोटी दिखाई देती हैं, और कॉनिरोफाइटा के सदस्य में लघु पर्ण कैसी होंगी, पूर्णतः विकसित होंगी, और गुरु पर्ण विकसित ही नहीं होती हैं। अब अपन और भी उच्चतम जिम्नोस्पर्म की बात करें, जैसे कि गिंगेल्स, नीटेल्स, कौन सा, नीटेल्स, जिसमें कि अपना प्लांट आता है नीटम। तो नीटम में तो क्या था कि लघु पर्ण और गुरु पर्ण दोनों ही क्या थे, अपने अनुपस्थित थे, अर्थात इनमें लघु पर्ण व गुरु पर्ण दोनों ही नहीं पाई जाती हैं। अर्थात विकास की आगे की प्रक्रियाओं में गुरु पर्ण और लघु पर्ण धीरे धीरे क्या हुए, वो ख़त्म होते चले गए थे। तो इसलिए अगर हम कोई आपसे पूछे कि साइकस में गुरु पर्ण कैसे आया, तो एक विकास ही है, उसकी घटना है कि गुरु पर्ण पहले विकास हुआ था और लघु पर्ण बाद में आया है। तो अपने जिम्नोस्पर्म प्लांट में इस प्रकार की घटना पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं अपने तीसरे लक्षण, जो कि है अपना जननांगों का विकास, कि किस प्रकार से जिम्नोस्पर्म प्लांट में जननांगों का विकास हुआ था और इनमें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का किस प्रकार से इसमें निर्माण हुआ है। तो अपन अब बात करते हैं जननांगों का
विकास। अभी हमने पिछली क्लास में बीरबल साहनी का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा कि उन्होंने क्या दो भाग बनाए थे अपने क्लासिफिकेशन के, जिसमें था अपना स्टेकियोस्पर्मी और फिलोस्पर्मी। फिलोस्पर्मी पे तो क्या था कि पत्तियों पर बीजांड पाए जाते थे। किस पर पाए जाते थे? बीजांड पत्तियों पर पाए जाते थे अपने फिलोस्पर्मी में। और दूसरा था अपना स्टेकियोस्पर्मी। स्टेकियोस्पर्मी में क्या था? अपना तने पर बीजांड थे इस पर, और इस पर थे अपने पर्ण पर या पत्ती पर बीजांड थे। तो विकास की तुलना में हम बात करें तो जो अनावृतबीजी पादप हैं वो पहले पत्ती पर आए या तने पर आए। तो इस प्रकार से हम उनका जननांगों का विकास देखेंगे। तो जननांगों का विकास आवृतबीजी पादपों में तो पूर्ण रूपेण था, लेकिन अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट में किस प्रकार से जननांग विकसित हुए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अपन इस पर चर्चा करें तो साइकस में, कॉनेरोफाइटा में और नीटेल्स में क्या था कि जो अपने जननांग थे एक अध्यावरणी वाले और द्विअध्यावरणी वाले, या फिर अपन बात करें तो इनमें अध्यावरणों की संख्या क्या थी? बहुत अधिक थी। अध्यावरण की संख्या इसमें 8 से और 20 तक पाई जाती है। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट में अपन बात करें तो अध्यावरण उसमें 2 ही पाए जाते थे, उसमें बीजांड पर 2 ही अध्यावरण थे। अब वो बीजांड भी जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या था कि सीधा ही लगा हुआ होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कवर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बीजांड आवरण रहित, कैसे? बीजांड आवरण रहित पादप भी इनको कहा गया था, क्योंकि इस पे बीजांड सीधे ही लगे रहते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण पर बीजांड लगे हुए होते हैं। और कई अपने फिजियोलॉजिस्ट थे और आकारिकी के वैज्ञानिक थे, जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे अपने, वो क्या बताते हैं कि जो अपना बीजांड होता है वो गुरु बीजाणु पर्ण के आपस में फोल्ड होने से या आपस में संयुक्त होने की अवस्था से ही बीजांड का निर्माण होता है। तो बीजांड निर्माण कैसे होगा कि गुरु पर्ण आपस में आएगी और ये संयुक्त अवस्था में आ जाती है और यह फोल्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से अपना बीजांड एक गुरु पर्ण के संयुग्म से बनता है। अब कई अपने कॉर्डोइटल्स से गिंगोइल्स में क्या होता है कि एक बीजांडविक शंकु पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अपने एक बीजांडिक शंकु, मतलब एक ही उसमें बीजांड पाया जाता है। एक बीजांड वाले शंकु, ये किसमें पाया जाता है? अपना कॉनेरियोफाइटा में, तथा अपना क्या होता है नीटेल्स में। कौन सा? नीटेल्स में क्या होता है? द्वि अध्यावरण वाले पाए जाते हैं। कितने? द्वि अध्यावरण, 2 अध्यावरण में पाए जाते हैं। तो वो कौन सा है? अपना नीटेल्स, जिसमें कि अपना नीटम आता है। तो इस प्रकार से बीजांड पर एक अपना अध्यावरण भी पाया जाता है। अब क्या होता है जब नीटेल्स के पादपों को देखा जाता है तो इनमें क्या होता है? संयुक्त शंकु भी इसमें पाए जाते हैं। कंपाउंड स्ट्रक्चर्स में होते हैं अपने संयुक्त शंकु होते हैं अपने नीटेल्स में यह पाए जाते हैं।
तो जननांगों के विकास में अपन ने देखा कि फिल्लोस्पर्मी और स्टेगियोस्पर्मी, इसमें तपत्ती पर एक अध्यावरण था, 2 अध्यावरण था। जिम्नोस्पर्म प्लांट में अपना 8 से 20 तक के अध्यावरण पाए जाते हैं। बीजांड आवरण रहित था, और बीजांड क्या था कि गुरु पर्ण संयुक्त होती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो कई मॉर्फोलॉजिस्ट जो आकारिकी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बीजांड को यही बताया कि यह गुरु पर्ण के संयुक्त जब होती हैं और फोल्ड हो जाती हैं तो उससे अपना बीजांड का निर्माण होता है। एक बीजांड संरचना वाले शंकु थे अपने कॉर्निरोफाइट्सा, और 2 अध्यावरण वाले थे अपने नीटेल्स। और नीटेल्स में कभी कभी क्या होता है कि शंकु जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब अपन उसके बाद में बात करते हैं कि अपना नर युग्मकोद्भेद किस प्रकार से इसमें विकसित हुआ है, नर युग्मकोद्भेद कैसे आया, कैसे इसमें नर युग्मकों की संरचनाओं का विकास हुआ, तो वो हम अब आगे बात करते हैं। नर युग्मक का विकास। नर युग्मक की अपन बात करें तो नर युग्मक अपना लघु पर्ण या लघु बीजाणुधानियों में इनका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका निर्माण हो रहा था। और नर युग्मकों के विकास के साथ साथ में क्या है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं भी संख्या भी पाई जाती है। बीजाणु मात्र कोशिकाओं का जब विकास हो रहा होता है, अपन ने देखा कि टेरिडोफाइट्स में बीजाणु मात्र कोशिका भी पाई जाती थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या हो रहा था कि जब नर युग्मकों का विकास हुआ, नर युग्मक या मेल गैमेट का विकास होने के साथ साथ में क्या था कि बीजाणु मात्र कोशिकाएं इनकी संख्या क्या हो गई, कम होती गई। अर्थात इनमें संख्याओं का कम होता गया और इनमें प्रोथैलेसी कोशिकाएं थी वो भी समाप्त होती गई। जहाँ पे क्या 4 से 5 बीजाणु मात्र कोशिकाएं इनको घेरे हुए इसमें कोशिकाओं की परत उपस्थित थी। और इसमें अपन अगर नर युग्मकों की बात करें तो नर युग्मक इसमें क्या थे, आद्य प्रकार के नर युग्मक भी अपने पाए गए हैं। आद्य प्रकार के नर युग्मकों में हम बात करें तो क्या थे कि इस प्रकार के नर युग्मक थे। उनमें क्या था कि इन नर युग्मकों को 4 से 5 बीजाणु मात्र कोशिकाएं, 4 से 5 बीजाणु मात्र कोशिकाएं इनको घेरे हुए भी रखती हैं, घेरा बना लेती हैं इसके चारों ओर। और प्रोथैलेसी कोशिकाएं भी इनमें परत पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि पाइनेसी में तो क्या होता है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं 2 होती हैं। किसमें, पाइनेसी में 2 होती हैं अपनी, और साइकस में अपनी एक ही मात्र कोशिका होती है या प्रोथैलेसी कोशिकाओं की परत होती है। और अपने टैक्सेसी कुल में कौन सा कुल, अपना टैक्सेसी कुल या क्यूप्रेसी कुल, अपना टेक्सास के प्लांट या टैक्सेसी में क्या था कि जो अपनी प्रोथैलस कोशिका जिनको अपन बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बाहर क्या है, एक परत संरचना होती है इनकी प्रोथैलस कोशिकाओं की। तो पाइनेसी में कितनी पाई गई, 2, साइकस में 1, और टैक्सेसी में क्या था, इनकी परत क्या थी, अनुपस्थित थी। तो प्रोथैलस कोशिकाएं धीरे धीरे इसमें ख़त्म होती गई और
अपन ने देखा कि साइकस के जो नर युग्मकोद्भिद थे उसमें कशाभिकाओं की उपस्थिति भी थी, जो बाद में आगे चलकर कॉनेरोफाइटा और नीटेल्स में इनकी कशाभिकाओं की अनुपस्थिति भी पाई गई थी। अर्थात इसमें जो नर युग्मक थे वो अपने अचल पाए गए थे, उनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया गया था। अब अपन नर युग्मकों के पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें जो पॉलिनेशन था वो अपना वायु परागण था, मतलब वायु के द्वारा परागण आते हैं और वह धीरे धीरे पराग कोश के स्फुटन से जब पराग कण पॉलन ग्रैंड बाहर निकलते हैं तो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मादा युग्मकोद्भिद के पास में वे जाते हैं। अब जब जिम्नोस्पर्म प्लांट के उद्विकासीय अवस्था के और भी बात करें तो नर युग्मकोद्भिद में क्या हो रहा था कि इसमें पराग कोश का भी क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें हाश्य होता गया, मतलब पराग कोश भी इसमें धीरे धीरे अपना समाप्त होता गया। तो इस प्रकार पराग कोश भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। एप्रिडा में क्या था कि विस्तृत गहरा पराग कोष्ठ इसमें पाया गया था। किसमें? एफिड्रा अपने जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसमें क्या था कि विस्तृत और विकसित इसमें अपना पराग कोश पाया जाता है। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म प्लांट में नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और साइकस में पक्षमाभों की कशाभिकाओं की उपस्थिति इसके टेरिडोफाइट्स से गुण दर्शाती है तथा एंजियोस्पर्म प्लांट्स में नर युग्मकोद्भिद में किसी प्रकार का कोई कशाभिका पक्षमाभ नहीं होती है, तो इसलिए ये आगे के अपने प्रगत या प्रोग्रेसिव विकास को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब उसके बाद में हम मादा युग्मकोद्भिद की बात करते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार से विकसित हो रहा है। मादा युग्मकोद्भिद में अपना कैसे कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, कैसे अपनी परिधि की ओर में किस कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो अपन वो बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद या स्त्री युग्मकोद्भिद। स्त्री युग्मकोद्भिद तो स्त्री युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, ये गुरु पर्ण पर लगे हुए होते हैं और जब स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा होता है तो कोशिका क्या है, एक तो परिधि के अंदर और एक अपना केंद्र की तरफ अपने विकास करती रहती हैं और जब परिधीय भाग की ओर में अपनी कोशिकाओं का विकास होता जाता है तो क्या होता है कि परिधि के अंतर्गत अपने भित्ति निर्माण भी होता है और भित्ति निर्माण से परिधीय ऊतकों का निर्माण भी होता है और इसमें क्या होता है, स्वतंत्र केंद्र की विभाजन भी इसमें पाया जाता है। स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन इसमें पाया जाता है। अर्थात जो केंद्रक का विभाजन होता है वह स्वतंत्र होता है और भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। भित्तीय निर्माण से परिधीय ऊतकों का इसमें निर्माण होता रहता है। क्या? भित्ति से परिधीय ऊतकों का इसमें निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास होता रहता है और जब भित्ति निर्माण परिधीय ऊतकों में भ्रूणपोष भी बनता है और भित्ति निर्माण बाहर से भी केंद्र की ओर होता रहता है। अब क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस और होती है अपनी, वो होती है कि जब भित्ति निर्माण केंद्र की तरफ होता है। किसकी तरफ होगा? केंद्र की
ओर होता है तो अपने भ्रूण पोष का इसमें निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? अपना भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि परिधीय कोशिका नहीं बनती हैं, परिधीय कोशिका नहीं बनती हैं, अर्थात भ्रूण पोष अपना साइकेटेल्स और गिंगोल्स में स्त्रीधानी और अंडधानी में पाया जाता है। साइकेडेसी में अपना भ्रूण पोष पाया जाता है। और भ्रूण पोष देखा था आपने जिम्नोस्पर्म प्लांट में निश्चेषण से पहले ही इसका निर्माण हो जाता है, इसलिए जो भ्रूण पोष होता है इसमें एन होता है, अर्थात युग्मक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो साइकेडेसी में भ्रूण पोष पाया जाता है और इसमें साइकेडेसी में अंडधानी या स्त्रीधानी की भी उपस्थिति थी। अंडधानी व स्त्रीधानी भी इसमें पाया जाता है। अब आपने टेरिडोफाइट्स प्लांट में देखा होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि उसके स्त्री युग्मकोद्भिद में अपनी गिरवा नाल कोशिका और अंडदा नाल कोशिका, क्या गिरवा नाल कोशिका जिसे हम नेक कैनाल सेल्स एनसीसी, और अपनी है अंडदा नाल कोशिका जिसे बीसीसी। तो ये टेरिडोफाइट्स प्लांट में आपने उनके देखा होगा गिरवा नाल कोशिका और अंडदा नाल कोशिका। तो वेंट्रल बीसीसी तो क्या था कि यह धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म पादपों में विलुप्त होती गई और स्वतंत्र केंद्र विभाजन होता है, तो उसमें अंडदा नाल कोशिका क्या था कि समाप्त हो गई और ये नष्ट होती गई। लेकिन गिरवा नाल कोशिका नेक कैनाल सेल्स क्या थी, उनकी उपस्थिति भी पाई गई थी जिम्नोस्पर्म प्लांट में। और पाइनस में क्या था, अपना एग्जाम्पल इसका पाइनस में गिरवा नाल कोशिका की उपस्थिति देखी गई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्त्री युग्मकोद्भिद स्वतंत्र केंद्र की विभाजन होता है, भित्ति से पर्दीय और ऊतकों का निर्माण होता है। भित्ति निर्माण केंद्र की तरफ होगा जिसमें भ्रूण पोष बनता है। साइकेडेसी में भ्रूण पोष पाया गया और अंडधानी व स्त्रीधानी की इसमें अवस्था थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण निर्माण में किस प्रकार से भाग लेती हैं, भ्रूण कैसा होता है इसमें। ठीक है, भ्रूण निर्माण की हम बात करते हैं। कई जिम्नोस्पर्म पादप ऐसे भी हैं जिसमें कि अपना है एक टोरिया, उसमें क्या था कि अपना अंडधानी और स्त्रीधानी का जो था वह भित्ति निर्माण पूरा हो जाने के बाद स्त्रीधानी का प्रारंभिक विभेदन उसमें होता है। कौन सा पादप था? अपना टोरिया। इसमें क्या होता है, जब भित्तीय निर्माण हो जाता है तो उसके बाद स्त्रीधानी का विभेदन आरंभ हो जाता है। तो ये अपना स्त्री युग्मकोद्भिद का था। अपना लास्ट है भ्रूण या एम्ब्रियो किस प्रकार से होता है इसमें भ्रूण। तो भ्रूण की बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में भ्रूण था, वह जो था आद्य प्रकार का इसमें भ्रूण पाया जाता था। आद्य प्रकार के भ्रूण इसमें पाए गए। आद्य भ्रूण में और भी हम बात करें कि भ्रूण की स्थिति निर्माण हो रहा था और इसमें प्राग भ्रूण जिसे हम प्रू भ्रूण भी कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो, तो उनमें ये पाया जाता था। कौन सा? प्रो एम्ब्रियो। और प्रो एम्ब्रियो की उपस्थिति इसमें अपने साइकस में थी। तो इस प्रकार से अगर हम हायर जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उसमें भ्रूण और भी विकसित होता चला गया। तो इस प्रकार से
किसी भी जिम्नोस्पर्म प्लांट की एक उत्प्रकाशीय अवस्था होती है, जिसमें कि अपना संवहन तंत्र और अपने पर्ण निर्माण और अपने जननांगों का विकास होता है। तो आज की क्लास में अपने उत्प्रकाशीय विकास को देखा था, जो कि अपना कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।